हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयर रेफ्रिजरेशन के ऊपर। ओके, आज सेकंड लेक्चर है एयर रेफ्रिजरेशन के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर चलती है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एयर रेफ्रिजरेशन की साइकिल, उसकी पीवी डायग्राम और टीवी डायग्राम को हम ड्रॉ किया था और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एयर रेफ्रिजरेशन की जो साइकिल है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल को फॉलो करती है। एयर रेफ्रिजरेशन रिवर्स साइकिल पे क्यों चलती है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें जानना चाहिए कि कार्नोट साइकिल क्या है। कार्नोट हीट इंजन है जो मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी को प्रोड्यूस करती है। ओके, तो ये एक इंजन है। ओके, और ये पिस्टन है, एक क्रैंकशाफ्ट है। ओके, ये रॉड है। ओके, इसके साथ में ये ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूल है, सब्सटेंस है, एयर सब्सटेंस है। ओके, और यहाँ से फ्यूल को छिड़का, यहाँ से फ्यूल को छिड़का, यहाँ से फ्लेम दिया। ठीक है, देन हमें पता है यहाँ जो एयर रखा हुआ है, अगर यहाँ पर हीट को सप्लाई किया जाए, अगर इसके ऊपर हीट सप्लाई किया जाए तो ये जो एयर सब्सटेंस है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी, ठीक, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी, पिस्टन अपने आप यहाँ से मूव करेगी। ओके, यहाँ से पिस्टन मूव करेगी। ठीक है, और क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन होगी। देन क्रैंकशाफ्ट जब रोटेशन करेगी तो उसकी ड्यूटी इनर्शिया और फिर से अपनी बैक टू पोजीशन में आने के लिए सपोर्ट करेगी, बैक टू डी पोजीशन में आने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही फिर से ड्यूटी इनर्शिया की वजह से जब अपनी बैक टू डी पोजीशन पे आएगी तो फिर से इस गैस के ऊपर प्रेस करेगी। ओके, देन वो गैस कंप्रेस्ड होगा, देन उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी। तो पहले जब इस पर हीट सप्लाई किया जा रहा है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही है, मतलब एक्सपेंशन, गैस की एक्सपेंशन हो रही है। तो पहले इसकी क्या हो रही है, हीट कार्नोट हीट इंजन पे, एक कार्नोट हीट इंजन है, साइंटिस्ट कार्नोट ने 1824 पे इस मेथड को इन्वेंट किया था। तो दुनिया की कोई भी इंजन है 100% एफिशिएंसी की कोई भी इंजन नहीं बना सकता, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पर एनर्जी लॉस होती है। तो कार्नोट हीट इंजन जो है यहाँ पर एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों ही एक ही मशीन पे काम करता है। ठीक है, जब ड्यूटी एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस काम करता है, जब ड्यूटी आइसोथर्मल मतलब जब कंप्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस काम करता है। ओके, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। यहाँ से जब हीट सप्लाई किया, जब इसकी गैस की जब एक्सपेंड हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज करके, तो थोड़ी सी हीट यहाँ पर जब ट्रांसफ़र कर देगी तो वहाँ पर आइसोथर्मल, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, जब यहाँ से जब एक्सपेंड कर रहा है, हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ओके, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। ओके, तो कार्नोट साइकिल पहले एक्सपेंशन होती है, पहले एक्सपेंशन, कार्नोट साइकिल जो है वो पहले एक्सपेंशन करती है, गैस की एक्सपेंशन होती है कार्नोट हीट इंजन पे, देन उसकी कंप्रेशन होती है, और एक्सपेंशन कंप्रेशन के जरिए यहाँ पर ट्रांसलेट होगी, पिस्टन मूव ट्रांसलेट करेगी। ओके, रेसिप्रोकेट करेगी, देन क्रैंकशाफ्ट रोटेशन करेगा, तो वहाँ से हीट एनर्जी, यहाँ से हीट एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो यहाँ से हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क पे कन्वर्ट होगी। ओके, तो ये है कार्नोट साइकिल, पहले एक्सपेंशन होती है और देन उसकी कंप्रेशन होती है। लेकिन हमने जो पढ़ा है एयर रेफ्रिजरेशन, जहाँ पर एक कंप्रेसर है, ये हीट एक्सचेंजर है, ये एक्सपेंडर है और ये रेफ्रिजरेटर है, मतलब रेफ्रिजरेटर स्पेस। यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर रही है, देन कंप्रेस्ड होने के बाद एक कंप्रेसर है, यहाँ से कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर रही है, मतलब का पहले ही कंप्रेस्ड हो रहा है। ओके, देन यहाँ पर टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर रही है, देन यहाँ से टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज वाली एयर यहाँ से हीट एक्सचेंजर पे आती है, यहाँ से हीट रिमूव हो जाती है, क्यों रिमूव हो रही है, और यहाँ से हीट एक्सचेंज होने के बाद उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट थी, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडर पे आके, मतलब एक्सपेंडर मतलब इसे मान लीजिए कि ये टरबाइन है। ओके, एक कंडेंसर है, हीट एक्सचेंजर, ये जो है यहाँ से गैस जिसकी प्रेशर डिक्रीज, जिसकी प्रेशर इंक्रीज करके, क्योंकि अगर किसी भी सब्सटेंस है, ओके, अगर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसकी प्रेशर अपने आप ही बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ेगी स्लाइडली, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओके,
तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस घट गया, हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। देन यहाँ पर हीट एक्सचेंजर हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर स्लाइडली इंक्रीज कर गई और हीट की एक्सचेंज होने, तो यहाँ पर आइसोथर्मली हो गई। यहाँ से जब एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंड होने के बाद वही गैस जब इसकी हीट पहले इसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक एयर की टेम्परेचर डिग्री ओके इंक्रीज़ करने के बाद इसकी हो गई मान लीजिए 90 डिग्री ओके। हीट एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर फिर से हो गई 20 डिग्री, लेकिन उसकी प्रेशर इंक्रीज़ करती गई। जब यहाँ पर जब एक्सपेंडर पे जब एक्सपेंड कर गई तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज़ करेगी उसकी टेम्परेचर 20 डिग्री से भी माइनस पे आ जाएगी, क्योंकि 20 डिग्री पे उसकी प्रेशर थी मान लीजिए 20 बार प्रेशर ओके। जब 20 बार प्रेशर जब यहाँ पर इंक्रीज़ कर गई, जब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गई, प्रेशर जैसे ही फॉल कर गई, प्रेशर कम गया ओके, जैसे प्रेशर फॉल कर गया तो गैस की वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गई। देन वहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा हो कम बहुत ही कम गई 20 डिग्री से, उसे मान और भी कम गई, ठीक है। तो जैसे कम गई तो वहाँ से आके वही गैस इस रेफ्रिजरेटर स्पेस पे, मतलब ये सिंक है मान लीजिए, फ्रीज है, तो इसके अंदर आके इसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और इस रेफ्रिजरेटर स्पेस कूल हो जाएगी ओके। देन ही यहाँ पर कंप्रेसर पे आके कंप्रेस होने के बाद फिर से यही साइकिल चलती रहेगी ओके। तो ये रिवर्स साइकिल क्यों चल रही है, तो पहले कंप्रेसर है पहले ही कंप्रेस हो गया ओके। कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर फिर से प्रेशर कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर हीट को एक्सचेंज कर दिया जा रहा है हीट एक्सचेंजर पे, हीट की ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रही है ओके, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है ओके। जैसे ही टरबाइन में एक्सपेंड करके उसकी टेम्परेचर फॉल कर गई, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गई और प्रेशर फॉल कर गई ओके। देन वहाँ से वही गैस इसकी टेम्परेचर माइनस पे आ गई, वही गैस रेफ्रिजरेटेड स्पेस को कूल करके वहाँ से उसकी हीट एब्जॉर्ब करके कंप्रेसर कंप्रेस करने के बाद ये साइकिल चलता गया ओके। तो हमने पीवी डायग्राम पे देखा था, ये पी है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक, देन वहाँ से आइसेंट्रोपिक हो गई, देन वहाँ से फिर से प्रेशर इंक्रीज कर गई 2 पे ओके, 2 पे भी, क्योंकि वहाँ से हीट एक्सचेंज हो रही है। देन प्रेशर स्लाइड इंक्रीज कर गई, देन वहाँ से भी है, वहाँ से वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गई, तो प्रेशर एक्सपेंडर पे आने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। देन 4 से 1 प्रोसेस पे आने के बाद वॉल्यूम फिर से इंक्रीज कर गई और इसकी टेम्परेचर फॉल कर गया। टी और एस की देख लेते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन पे बढ़ गई, देन टी है और एस है, और वहाँ से क्या हुआ, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और उसकी प्रेशर जो है स्लाइडली बढ़ चुकी है देन ओके। और यहाँ से फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट ओके, और यहाँ से आ गई टेम्परेचर फॉल कर गई ओके, कि हीट कम गई, यहाँ से आके हीट एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से बढ़ जाएगी जब 1 से 2 पे जाएगी ओके। तो ये हो गया टी और पीवी डायग्राम जिसे हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में ओके। तो आपको समझ में आ गया, पहले ये रिवर्स कार्नोट साइकिल क्यों चल रही है, तो पहले कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड हो रहा है यार, लेकिन कार्नोट साइकिल पे क्या हो रहा था यार, पहले एक्सपेंड कर रही है, वहाँ पे हीट दिया जा रहा है, तो इसकी टेम्परेचर, तो इसकी वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है ओके। पहले एक्सपेंशन हो रहा है ओके, और एयर रेफ्रिजरेशन पे पहले कंप्रेशन हो रहा है, तो इसलिए एयर रेफ्रिजरेशन रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर बेस्ड है ओके। सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं, अगर एटमॉस्फेयर एयर की टेम्परेचर 20 डिग्री होगी तो वो कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद हीट एक्सचेंजर पे हीट ट्रांसफ़र करने के बाद और एक्सपेंडर पे एक्सपेंड होने के बाद रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे उसकी टेम्परेचर कितनी फॉल करेगी ओके। तो मान लीजिए इसकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थी 20 डिग्री, कि T2 फाइनल टेम्परेचर हो पता नहीं, और T2 डैश हमें निकालना है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस पे जाने के बाद उसकी टेम्परेचर कितनी होगी ओके। और फाइनल P2 है 5 बार ओके। तो हमने थर्मोडायनामिक्स की एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए हमने पीवीटी रिलेशन को हमने प्रूव किया था, तो वहाँ से हमें मिला था T2 डिवाइड बाई T1
इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, ये एडियाबैटिक इंडेक्स है। ओके, तो हमें T2 हमें नहीं पता, T1 है 293 केल्विन, P2 5 बार और 1 बार होल टू द पावर 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4, ये भी हमने प्रूव किया था 1.4 कैसे आया था। ओके, तो यहाँ से हमें T2 मिलता है 464.04 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्रेसर पे कंप्रेस करने के बाद इसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर एयर की टेम्परेचर थी 20 डिग्री, तो कंप्रेस करने के बाद इसकी टेम्परेचर हो गई 20 डिग्री थी, तो इसके 20 डिग्री प्लस 273 मतलब 293 थी केल्विन। तो यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई 464.04 केल्विन इसकी टेम्परेचर है। यही टेम्परेचर यहाँ पर आके कांस्टेंट है टेम्परेचर, लेकिन हीट को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया हीट एक्सचेंजर पे, तो उसकी टेम्परेचर फिर से 293 हो गई। हमें पता है अगर हीट की ट्रांसफ़र हो रही है मतलब टेम्परेचर फॉल कर रही है, ये हमें पता है। ओके, तो यहाँ पर जब हीट एक्सचेंजर पे जब हीट एक्सचेंज कर लिया तो यहाँ पर इसकी टेम्परेचर हो गई 293 पहले ही, T1 पे आ गई, T1 थी T2 हो गई थी, T1 पे फिर से T1 पे आ गई। ओके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ गई। देन यहाँ से जब हीट एक्सचेंजर से जब टरबाइन पे आ गई, ओके, टरबाइन पे जब एक्सपेंड कर गए, जब उसकी वॉल्यूम में एक्सपेंड कर गई, यहाँ पर प्रेस हो रहा था, कंप्रेस हो रहा था, क्योंकि वहाँ से हीट को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था, तो उसकी हीट अगर लिया जा रहा है तो उसकी कोई भी यार सब्सटेंस की उसकी प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेंड हो गए तो इसकी टेम्परेचर कितनी होगी, तो यहाँ पर T1 थी T2, यहाँ पर T2 डैश होगी। ओके, तो हमें एक्सपेंड करने के बाद उसकी टेम्परेचर कितनी होगी, यही टेम्परेचर रेफ्रिजरेटेड स्पेस को जाके कूल करेगी। ओके, तो पहले जब 20 डिग्री थी तो T2 हमें कितना मिलेगा, T2 डैश हमें कितना मिलेगा, तो हमें T2 डैश डिवाइड बाई 293, क्योंकि हीट एक्सचेंजर से उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, तो पहले ही मतलब वो अपनी रिपोजिशन पे अपनी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ गया था। T2 डैश डिवाइड बाई 290 T1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या होगी P1 डिवाइड बाई P2, पहली पोजीशन पे आ गई। प्रेशर पहले कितनी थी एटमॉस्फेरिक एयर पे, ओके, इसकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी। ओके, ये कंप्रेस होने के बाद। ओके, तो यहाँ हमें मिलता है T2 डैश डिवाइड बाई 293 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4, ये यहाँ पर हमें लिखाना है गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा हो गया 1 डिवाइड बाई 5, 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4, तो हमारे यहाँ से T2 डैश मिलती है 185 के, मतलब यहाँ पे माइनस कर दो 273, तो हमें मिलती है -87.99 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एटमॉस्फेरिक एयर की टेम्परेचर थी 20 डिग्री, और वहाँ से कंप्रेसर पे कंप्रेस होने के बाद हीट एक्सचेंजर पे उसकी हीट को ट्रांसफ़र करने के बाद एक्सपेंडर पे आके उसकी टेम्परेचर हो गई -87.99 डिग्री। मतलब अगर कंप्रेसर पे कंप्रेस करने उसकी हीट को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसकी टेम्परेचर जाके पहुँचेगी 87.99 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, अगर 20 डिग्री उसकी एटमॉस्फेरिक एयर हो तो। ओके, तो ऐसे ही एयर रेफ्रिजरेशन काम करती है। हमने जो घर पर फ्रिज लगवा के रखा है, वहाँ पर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, एक्सपेंडर सभी लगा हुआ है, तभी जाके हमें ठंडी हवा ही मिलती है, फ्रिज ठंडी रहती है, कुछ भी खाना वहाँ पर रख सकते हैं बहुत दिन तक, तो फ्रिज जैसे काम करता है। ओके, ये न्यूमेरिकल है, और भी न्यूमेरिकल है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, COP। ओके, जैसे कि यहाँ पर है TS डायग्राम है। ओके, यहाँ पर 1 है, इसकी डायग्राम कुछ ऐसी बनी थी TS की, 1 2 3 4, हीट इंक्रीज कर गई 81 से T2। यहाँ पर हीट जब एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंजर पे जब हीट एब्जॉर्ब किया जाए
तो यहाँ पर हीट की ट्रांसफ़र कितनी हुई, Q प्लस W, हीट एक्सचेंजर की वर्क और हीट कितना एब्जॉर्ब किया। यहाँ पर एक्सपेंडर पे एक्सपेंड होने के बाद उसकी हीट कितनी बची, Q। तो हमें पता है रेफ्रिजरेटर की COP कितनी है, Q डिवाइड बाई W। ये हीट ट्रांसफ़र की रेशियो है, हीट कितने हमने ट्रांसफ़र किया और इसके ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए कितना वर्क डन मिला, COP है। ओके, और से वहाँ पे इसकी हीट ट्रांसफ़र होगी T1 एंथैल्पी 1 माइनस S4। ये एटमॉस्फेरिक थी और यहाँ पे एक्सपेंड होने के बाद इसकी कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई। ओके, 4 से 1 प्रोसेस पे। ओके, देन 2 से 3 प्रोसेस पे यहाँ पर क्या होगी, इसकी हीट ट्रांसफ़र कितनी होगी, T2 कंप्रेसर पे कंप्रेस हुआ, S2 से S3 कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी हीट इंक्रीज़ करने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई, इसकी एंथैल्पी इंक्रीज़ हुई थी S2। हीट एक्सचेंजर पे हीट ट्रांसफ़र होने के बाद उसकी टेम्परेचर हो गई, मतलब एंथैल्पी फॉल कर चुकी है, तो उसकी एंथैल्पी S3। ओके, S2 से S3 उसके अंडर द एरिया ये है हीट ट्रांसफ़र। ओके, बट ड्यूरिंग 2-3 प्रोसेस पे यहाँ पर हीट रिजेक्ट हुआ। ओके, हीट रिजेक्ट कितना हुआ, Q प्लस W, हीट रिजेक्ट हुआ 2-3 प्रोसेस पे। सो Q प्लस W इक्वल्स टू क्या होगी, T2 एंथैल्पी 2 माइनस एंट्रोपी 3। ओके, ये इसकी हीट ट्रांसफ़र है, इसकी हीट ट्रांसफ़र ये है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर निकाला था इसकी हीट रिजेक्ट हो, तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या मिलेगी, T2 इंटू S2 माइनस S3 माइनस Q यहाँ से आ गया। देन हमने 4-1 प्रोसेस में हमने पाया है W इक्वल्स टू T2 S2 माइनस S3 माइनस Q, हमें क्या मिला था, T1 S1 माइनस S4। एक 4-1 की प्रोसेस की है। ओके, हीट ट्रांसफ़र 2-3 की हीट ट्रांसफ़र है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें रेफ्रिजरेटर की COP कितनी थी, Q डिवाइड बाई W। तो Q हमें कितनी मिली थी, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र, यहाँ पर Q हीट ट्रांसफ़र इसकी थी 2, ठीक है, ये 1 की हीट ट्रांसफ़र है। ओके, 4-1। तो यहाँ पर Q हमें कितनी मिली थी, T1 इंटू S1 माइनस S4 डिवाइड बाई T2 S2 माइनस S3 माइनस T1 S1 माइनस S4। ओके, ये COP है। तो यहाँ से हमें मिलता है T1 S1 माइनस S4 डिवाइड बाई T2 S1 माइनस S4 माइनस T1 S1 माइनस S4, क्योंकि S2 इक्वल्स टू S1 और S3 इक्वल्स टू S4। S1 जो है एंट्रोपी जो है एटमॉस्फेरिक एंट्रोपी है, लेकिन कंप्रेसर में कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं है, मतलब एटमॉस्फेरिक एंट्रोपी और कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी एंट्रोपी इक्वल है। S3 और S4 एक्सचेंजर पे हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी हीट और एक्सपेंड होने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉलो करेगी, लेकिन हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर पे हीट एक्सचेंज हो गई, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हमने S2 की जगह पे S1 और S3 की जगह पे S4 पुट कर दिया। ओके, देन यहाँ पर T1 S1 माइनस S4, देन T2 माइनस T1 S1 माइनस S4, देन ये हमारा बन गया, तो इसकी T2 माइनस T1। सो यहाँ से हमें मिला COP, मतलब कार्नोट साइकिल की COP जो है, रिवर्स कार्नोट साइकिल की COP। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग
आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।